हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में हमने ग्रीन्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। पिछले लेक्चर में ग्रीन्स थ्योरम हमने कवर करा था। कर्ल के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में हमने पढ़ा था, बट वो 2D प्लेन में था। ठीक ना, 2D प्लेन के लिए हमने पढ़ा था। अभी तो लेक्चर हम लोग सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। लेक्चर 41 भी सरफेस एरिया पे ही मैंने बनाया हुआ था। ठीक है ना, तो उसी का थोड़ा सा पोर्शन और उसको थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करूँगा मैं। वहाँ पे जो मैंने डिस्कस करा था सरफेस एरिया के रिगार्डिंग, ये फॉर्मूला मैंने वहाँ डिराइव करा था। ठीक ना, इस फॉर्मूला को मैंने वहाँ डिराइव करा था। ये फॉर्मूला कैसे आया, एंड दिस फॉर्मूला इज, ठीक ना, इज टू फाइंड सरफेस एरिया। कैसे सरफेसेस के लिए? इम्प्लिसिट सरफेसेस के लिए। ठीक है ना, इम्प्लिसिट सरफेसेस क्या होते हैं पीछे भी मैंने डिस्कस करा था। जैसे कोई भी फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। जैसे मान लिया यहाँ पे कोई इक्वेशन दे रखा है x³ + 3xy², ऐसा कुछ। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ द फॉर्म, अगर ये एक्स वाई का इक्वेशन है तो एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है अगर, ठीक है ना, देन जैसे इसके करस्पॉन्डिंग मैं बात करता हूँ। यहाँ पे कोई इक्वेशन दे रखा हो x³ + 3y² = 6, तो यहाँ पे एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, वाई एक्स का फंक्शन हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, तो इसको अगर इम्प्लिसिटली मेंशन करना है, तो देन व्हाट विल डू, 6 को भी इस साइड लाएंगे एंड इज इक्वल टू 0, और ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा, इसको हम लोग एक एक्स और वाई का फंक्शन मान लेंगे। देन दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन यूजुअली यहाँ पे 0 होता है, बट मान लो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो जो इक्वल टू कांस्टेंट लिखा हुआ हो, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हैविंग 2 वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे ये जेड जो दिखाई पड़ रहा है एक्स और वाई का फंक्शन है, अगर इसको इम्प्लिसिटली मेंशन करना है, देन व्हाट वी नीड टू डू इज, एक साइड सबको कर लेंगे। इधर जेड को राइट साइड कर लो, या फिर एक्स और वाई के टर्म को लेफ्ट साइड कर लो, नो मैटर। ठीक है ना, लेट वी डू y² - z इज इक्वल टू 0, एंड इस पूरे को हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो वैसे ही टर्म है ये एक्स वाई जेड का फंक्शन एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। एंड सरफेस corresponding to this function or such type of functions is called implicit surfaces, राइट। तो किसी भी फॉर्म में इक्वेशन दे रखा हो, नो मैटर, किसी भी फॉर्म में, यहाँ पे तो जेड का टर्म है ही नहीं, तो जेड का टर्म नहीं है मतलब जेड का कोफिशिएंट 0 है, वी कैन से। तो इसको भी तुम ऐसे ही लिख सकते हो, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, एंड इफ जेड इज नॉट प्रेजेंट देयर तो नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम लोग लिखेंगे उसको ऐसे ही, बिकॉज वी आर डीलिंग विद 3 डायमेंशनल सर्फेसेस। तो ऐसे इसको लिखेंगे, वहाँ पे जेड का कोफिशिएंट 0 है इस इक्वेशन में, ऐसा हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। जेड है बट हैविंग कोफिशिएंट 0, तो ये कुछ ऐसा ही, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, ये एफ इज, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी। वो पीछे वाले एफ से रिलेट नहीं करेंगे, जहाँ फील्ड और पोटेंशियल के बारे में मैंने पढ़ा था, इसको कैपिटल एफ ही लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ था, इसको मैंने डिराइव करा था, 41th लेक्चर फिर से देख सकते हैं। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन कहाँ से आया उसको देखना जरूरी भी है। ठीक है ना, वहाँ पे मैंने एक ऊपर प्लेन लिया था, उसका शैडो नीचे, यानी कि शैडो मतलब उसका प्रोजेक्शन, एंड देन ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, इफ दिस इज और फंक्शन एफ। ठीक है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, कैपिटल एफ है, और इसका ग्रेडियंट जो होगा वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ लेवल सरफेस। लेवल सरफेस किसको बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक ना, तो यहाँ पे हमने कंसीडर ही करा, इम्प्लिसिटली कंसीडर करने का मतलब ये होता है कि फंक्शन को हम लोग सम कांस्टेंट के इक्वल कर देंगे, राइट। दैट्स कांस्टेंट कुड बी 0 और सम अदर कांस्टेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सम अदर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है इसका, जैसे अभी मैंने जो लिया था x³ 3xy² = 6 है, अगर देन पूरे 6 को इधर ना लगे, या फिर ये इसी को सिर्फ फंक्शन मान लो, तो इसी को अगर एक्स वाई का फंक्शन मान ले, तो एक्स वाई जेड का फंक्शन मान ले, तो दैट इज इक्वल टू 6, तो कांस्टेंट के बराबर है। तो 0 के बराबर रखो, 1 के बराबर, 2 के बराबर, और सम अदर कांस्टेंट, नो मैटर, यू कैन टेक एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आई थिंक इम्प्लिसिट सर्फेसेस का मतलब समझ में आ गया। पीछे भी मैंने 41th लेक्चर में बताया, यू शुड वॉच और यू मस्ट वॉच दैट लेक्चर इन ऑर्डर टू हैव, ठीक ना, आइडिया अबाउट दिस फॉर्मूला। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, ग्रेडियंट हमें निकालना होता है। ये P है तो P की जगह K लिख सकते हैं। P इज बेसिकली K, यूनिट वेक्टर K यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ये जिस बुक का, ठीक है ना, फोटो है, वहाँ से वहाँ पे P था, नो मैटर, यहाँ पे K लिखेंगे, यूनिट वेक्टर K शुड बी देयर। ठीक है ना, ये मैंने पीछे बता रखा है आपको। तो लेट दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज आवर
एक्स एक्सिस एंड दिस वे और वाई एक्सिस, ठीक है। और ऊपर की ओर होगा के, ठीक। तो नीचे है क्या, ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, के यूनिट वेक्टर के साथ, राइट, यूनिट वेक्टर के साथ। तो दिस विल गिव्स यू बेसिकली ग्रेडियंट कॉस थीटा, राइट, ग्रेडियंट कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड ग्रेडियंट, बिकॉज जेड एक्सिस तो ऊपर की ओर है, बट इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा ना, ग्रेडियंट लेवल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ईच एंड एवरी पॉइंट इसका डायरेक्शन तो डिफरेंट होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट इंक्लाइनेशन होगा ग्रेडियंट का, ठीक है। तो हर जगह एंगल तो इसके साथ डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली थीटा वेरी करेगा, थीटा वेरिएबल होगा, तो इसलिए तो इंटीग्रल है यहाँ पे, ठीक है ना, सबको कॉम्बाइन कर लेगा वो अपने साथ, ठीक। तो ये चीज़ रहा यहाँ। अब इसको उस फॉर्म में लिखना नहीं है हमें कि डेल एफ और पी इज इक्वल टू होता है डेल एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं लिखना, पी तो यूनिट वेक्टर है और डेल एफ भी वेक्टर ही होता है, तो वेक्टर और यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, तो थीटा इज नॉट रिक्वायर्ड देयर और नो नीड टू फाइंड थीटा, दैट्स वाई इसको हमने डॉट प्रोडक्ट में रखा है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन करा था। चलो ठीक है, तो इम्प्लिसिट सर्फेसेस का सरफेस एरिया निकालने के लिए वी यूज़ दिस फॉर्मूला, ठीक है ना, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग किसी भी सरफेस का, और बेसिकली इम्प्लिसिट सरफेस का वेयर फंक्शन इज सम कांस्टेंट इक्वल टू सम कांस्टेंट, उसका एरिया निकाल सकते हैं। आगे कुछ और सरफेसेस पीछे तो मैंने बता रखा है, तो फिर एक और लेक्चर सरफेस एरिया पे बनाने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए ज़रूरत है कि कुछ ऐसे सरफेसेस भी होते हैं और ऐसे भी कुछ सरफेसेस हम देखेंगे जहाँ इन ग्रेडियंट का तो यूज़ करेंगे, बट ग्रेडियंट के अलावा हम लोग पैरामीटाइजेशन का यूज़ करके सरफेस एरिया निकालना होता है, डायरेक्ट ग्रेडियंट का भी हम लोग वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सरफेस कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनको पैरामीटाइज करना पड़ता है। पैरामीटाइजेशन का क्या मतलब है, एक्स वाई और जेड को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स, ठीक है ना, जैसे हम लोग आर टी लेते थे, तो आर टी आर बेसिकली होता क्या था, एक्स आई वाई जे जेड के होता था, तो एक्स इट सेल्फ फंक्शन होता था किसका, टी का, इन एनी सेंस टी स्क्वायर टी क्यूब और वाट एवर, ठीक है ना। वाई भी फंक्शन होता था टी का, जेड भी फंक्शन होता था टी का। यहाँ पैरामीटाइज करना है, जो भी सरफेस हम लोग आगे देखेंगे उस सरफेसेस को पैरामीटाइज करना है, हियर विल टेक टू पैरामीटाइजेशन, मतलब टू पैरामीटाइज इक्वेशन लेंगे। वहाँ पे तो कितना था, एक पैरामीटाइज इक्वेशन था, बिकॉज वी नीड ओनली वन कर्व। हम लोग पीछे अभी तक तो लाइन इंटीग्रल पढ़ रहे थे, लाइन इंटीग्रल को ही हम लोगों ने ग्रीन्स थ्योरम का यूज़ करके डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करा था, तो हम लाइन इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमें एक कर्व की आवश्यकता थी, हम लोग कर्व के साथ डील कर रहे थे अभी तक पीछे, बट यहाँ हम लोग सरफेस के साथ डील कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू डिफाइन अ सरफेस वी नीड टू ऑर्थोगोनल कर्व्स, ठीक है ना, हमें दो कर्व्स चाहिए होते हैं। लेट दिस बी वन कर्व, ऐसा एक कर्व है और ये एक कर्व होगा, ठीक है ना, और एक कर्व को हम लोग बोल सकते हैं वी, एक कर्व को बोल सकते हैं, तो दोनों कर्व मिल के इस पूरे सरफेस को डिफाइन करेंगे, हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू एंड वी, ठीक है ना, इस सरफेस के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को ये दोनों कर्व्स मिलकर डिफाइन करते हैं। तो वी नीड another kind of parameterization where there will be two parameterized there will be two parameters, that is u and v। यूजुअली जो पैरामीटर्स होंगे हमारे पास, थीटा होगा, आर होगा, मतलब हम लोग कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। लिखने के लिए इन जनरल वी यूज और वी राइट इन टर्म्स ऑफ यू एंड बी, बट जब भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, तो हमें पता है दो ही तरीके हैं कन्वर्ट करने के, इधर हम लोग सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्फेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो वी गेट आर थीटा एंड जेड, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो पैरामीटाइजेशन के दौरान हमें दो ही वेरिएबल्स मिलेंगे, आर एंड थीटा, तो इसको कंसिडर कर सकते हो यू एंड वी। पीछे हम लोग पैरामीटाइजेशन पढ़ रहे थे, वहाँ पे एक पैरामीटर था ओनली टी, हियर वी विल हैव टू पैरामीटर्स। इन केस ऑफ स्फेरिकल, ठीक है ना, इसमें भी दो पैरामीटर्स ही मिलेंगे, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन फर्स्ट। अभी इसी के इम्प्लिसिट सरफेस यानी कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगले टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, वेयर विल डील विथ टू पैरामीटर्स एंड टू पैरामीटाइज्ड इक्वेशंस, टू कर्व्स ऑन द सरफेस, ठीक है। तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। फाइंड द सरफेस एरिया कट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैराबोलॉइड। चाहिए एक पैराबोलॉइड दिखाई पड़ रहा है, इसका सरफेस एरिया बेसिकली हमें निकालना है, ठीक है ना। एंड ये इक्वेशन होता है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने बोला कि इस इक्वेशन को कैसे मेंशन करना है, हमें इम्प्लिसिटली मेंशन करना है, तो इधर z को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, नो मैटर, दोनों का सेम ही मतलब हुआ। तो वाट इट हियर, यहाँ पे क्या हुआ यार, z इज इक्वल टू 4 बाई द प्लेन। अब इस सरफेस को बोल रहा है कट करना है और उसके बाद सरफेस एरिया निकालना है। व्हाट डज इट मीन, z इज इक्वल टू 4 कट करा हुआ है, यहाँ पे 4 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 पैसे जो प्लेन है ना उसको कट कर दिया गया है। इसकी ये तो एक्सपेंड करेगा तो ऊपर भी जाएगा ये पैराबोलॉइड, बट ये जो रेड वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, नॉट रेड, स्लाइडली रेडिश है,
तो इसका सरफेस एरिया हमें निकालना है, इसके ऊपर वाले का सरफेस एरिया कट करके रखा गया इस पैराबोलॉइड को। तो वी नीड टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो दिखाई पड़ रहा है। चलो ठीक है, तो हमें तो एक्सप्लिसिट फंक्शन मिल गया, यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन मिल गया, सॉरी, z इज इक्वल टू 0। तो सरफेस एरिया निकालने का सिंपल तरीका, हमें तो इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रल लेना है x और y का। क्या फॉर्मूला था उसका, ग्रेडियंट ऑफ f, इसका मैग्नीट्यूड, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर होता है ना मैग्नीट्यूड, एंड ग्रेडियंट ऑफ f डॉट k, यूनिट वेक्टर k लेंगे, एंड हियर वी हैव dx dy एंड वी नीड टू इंटीग्रेट, हियर वी पुट लिमिट ऑफ x एंड y जिसके साथ पहले इंटीग्रेट करना हो। लिमिटिंग केस यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो डोमेन प्लेन है वहाँ पे x और y का वैल्यू सर्कुलर पोर्शन, रीजन दो दे रखा है ना, डोमेन में जो रीजन दे रखा है, गिवन रीजन अंडर विच, ठीक है ना, हमें सरफेस एरिया निकालना है, दैट रीजन इज अ सर्कल। तो हम लोग किसी एक के टर्म में लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिमिट लेने का तरीका मैंने बताया था, जब भी सर्कल या क्लोज्ड कर्व दे रखा हो, जैसे ये मान लो डोमेन प्लेन है हमारा, ठीक है ना, डोमेन प्लेन मतलब y एंड x है ईयर। तो इधर किसी एक को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, अगर रेडियस है तो माइनस ए से ए तक एक को ले लेंगे, और दूसरे को हम लोग क्या करते हैं, कर्व लेते हैं, नीचे वाला कर्व हो जाएगा। तो y को लेंगे अंडर रूट, नेगेटिव होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेके ऊपर वाला कर्व तक, यानी कि प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर y को चाहो तो कांस्टेंट ले सकते हो, y का ऊपर का वैल्यू कुछ है, लेट ए, और सर्कल है तो, और माइनस ए यहाँ पे, तो y का अगर लिमिट ले लेते हो माइनस ए से ए तक, देन x को चूज करना पड़ेगा हमें, x शुड बी ग्रेटर देन नेगेटिव ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड शुड बी लेस देन पॉजिटिव ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे एक को कर्व के टर्म में, यानी कि वेरिएबल के टर्म में, और दूसरे को कांस्टेंट के टर्म में, वी कैन टेक व्हेनेवर देयर इज क्लोज्ड कर्व इज गिवन देयर, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन, सर्कल इज गिवन हियर, तो हम लोग ले लेते हैं, सर्कल का रेडियस दिखाई पड़ रहा है 2 स्क्वायर, मतलब एक साइड हो जाएगा, y को अगर कंसिडर करते हो दिस इज -2 एंड हियर वी हैव +2, एंड इन केस ऑफ x दिस विल बी 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस वाई स्क्वायर, एंड हियर वी हैव नेगेटिव ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो लिमिट मिल गया हमें, आगे ये डेल एफ का काम खत्म करना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड फर्स्ट डेल एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ, हियर वी हैव, यही फंक्शन है हमारा, दिस इज आवर फंक्शन बेसिकली, ठीक है। तो वी नीड टू डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट 2x i एज इट इज 2y j, एंड सिंपली k के साथ पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, नेगेटिव k वी गेट। मैग्नीट्यूड इसका चाहिए हमें, वी नीड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए वो वेरिएबल के ही फॉर्म में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस मैग्नीट्यूड इसका ऊपर पुट करना है। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1 इज देयर, ठीक है। चलो ये हुआ, नीचे वाले के बारे में बात करते हैं। तो इस यही नीचे वाला तो डेल एफ तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, के के साथ। तो डेल एफ का डॉट प्रोडक्ट के साथ वी गेट -1 ओनली, देन ईयर -1 नीचे रहेगा, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। पहले हम लोग लिमिट किसका लेंगे, जो कांस्टेंट है उसका, मीन्स y। तो -2 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y, ऊपर हमारे पास क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1, हियर वी हैव dy एंड dx। पहले dy के साथ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस साइन एज इट इज बाहर रहने देते हैं, देन वील कम टू दिस क्वेश्चन अगेन, 4x स्क्वायर प्लस 4। तो क्वेश्चन यहाँ था -2 से 2 तक इसको इंटीग्रेट करना था, 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1, dy के साथ पहले इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे। 4a स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैं सम कांस्टेंट स्क्वायर a स्क्वायर ले लेता हूँ ऐसा कुछ, देन ये फॉर्मूला कुछ ऐसे इस फॉर्म में चला जा रहा है, ठीक है ना, ए वाई स्क्वायर। चलो 4 को भी थोड़ा देर के लिए इग्नोर करो, सिर्फ फॉर्मूला बताना है मुझे, ये इस फॉर्म में चला जा रहा है डी वाई में, और इसमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ जो रिजल्ट आता है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर केस में जो आएगा टर्म, यहाँ पे अगर ए हो, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो अगर, ठीक है ना, और ए स्क्वायर हो ऐसा, ठीक है, तो 1/2 वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर लॉग, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, अगर इसको वाई स्क्वायर अगर एल्जेब्रिक फॉर्म में रखेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा इतना बड़ा, इसको दूसरे टर्म में भी लिखा जाता है 1/2 वाई अंडर रूट
वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है, ठीक है ना, y ओवर ए, ऐसा। तो अब इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले तो अगर फॉर्मूला याद हो तो ठीक है बना लोगे, इसके बाद सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ। तो सबसे आसान तरीका इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपलेस्ट तरीका हुआ इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो फर्स्ट इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स की जगह पुट कर लेते हैं हम लोग आर कॉस थीटा एंड वाई की जगह आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 2 तक, बिकॉज रेडियस तो 0 है उसका, और 0 से 2 तक मतलब जो रीजन था ना वो आर, तो 0 से 2 तक उसको ले जाएंगे हम लोग। एंड थीटा आएगा तो थीटा का 2 पाई तक हो जाएगा 0 से, मतलब एक सर्कल कंप्लीट करना है, क्लोज्ड कर्व है इसलिए, क्लोज्ड रीजन है इसलिए, कोई नहीं। तो इसकी जगह आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पुट करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा दोनों में, 4r स्क्वायर विल बी देयर एंड कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बिकम 1। तो ईयर वी है 4r स्क्वायर प्लस 1। dx dy है यहाँ पे, dx dy dA होता है बेसिकली। तो अगर याद होगा पीछे पोलर फॉर्म में मैंने इंटीग्रल समझाया था, इसको हम लोग dA बोलते हैं, और पोलर फॉर्म में जाने के बाद ये r dr d थीटा हो जाता है, ठीक है। नहीं याद हो तो पीछे का पोलर फॉर्म वाला इंटीग्रल देख सकते हैं, एरिया इन पोलर फॉर्म, ठीक है, बहुत स्टार्टिंग में लेक्चर होगा वो। तो यहाँ पे होगा ये r dr d थीटा ऐसा, एंड वी नीड टू इंटीग्रेट इट, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना है, पहले वाले में r के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो सिर्फ उसको मैं देखता हूँ, 4r स्क्वायर प्लस 1 r dr, here we have 4r स्क्वायर प्लस 1 r dr। अच्छा, यहाँ पे r dr अगर नहीं रहता, सिर्फ ये टर्म होता, तो फिर पीछे अभी जो भयानक सा इंटीग्रेशन था ना, बड़ा सा फॉर्मूला, उस फॉर्म में चला जाता। ये r dr है तो ये इसलिए है ना सब्स्टिट्यूशन, पिछले वाले को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, इस पूरे को कुछ कंसिडर कर सकते हो। लेट 4r स्क्वायर प्लस 1 बिकम्स t, देन हियर वी हैव 8r dr इज इक्वल टू dt। देखो यहाँ पे r dr पिछले वाले में y था, तो y dy वाला टर्म बच जाता, तो फिर y कहीं फॉर्म में रह जाता वो, ठीक है। तो dt ओवर 8 लिख सकते हैं बाहर इसके जगह, और इस पूरे के जगह हम लोग लिख सकते हैं t टू द पावर हाफ विल बी देयर, t टू द पावर हाफ, एंड हियर वी हैव dt ओवर 8 एंड वी नीड टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2। तो r था इसलिए 0 to 2, तो 0 to 2 ही रहने देते हैं, इसको हटा ही दो थोड़ी देर के लिए, हमें उसके रिजल्ट से मतलब है। अभी तो t में है ये, t से फिर r में इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। इसका पावर बढ़ेगा, एक तो 3/2 होगा, डिवाइड करते हैं 3/2 से, 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, एंड t टू द पावर 3/2, और t की जगह ये वाला टर्म था अंदर वाला, तो वी नीड टू राइट 4r स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2 गोइंग फ्रॉम 0 to 2। तो 2 यहाँ पे रखेंगे 0 पे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, वी लेफ्ट विथ ओनली 1, ठीक है। और 2 रखने पे 2 2 4 और 4 16 प्लस 1 17 टू द पावर 3/2, तो लेफ्ट विथ 2, यहाँ पे तो आ जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा 1/12, एंड हियर वी हैव 2 पुट करना है इस पे, तो 4 होगा, 4 4 16, 1 17 टू द पावर 3/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा पूरा, वी लेफ्ट विथ 1 ओनली, राइट। तो ये टर्म होगा, तो ये पहले वाले टर्म का इंटीग्रेशन आया। फिर इसको अब जो आया उसको इंटीग्रेट करते आगे हम लोग इसके साथ 0 से 2 पाई तक डी थीटा लगा के इंटीग्रेट करेंगे। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसको, वी नीड टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर टर्म 0 to 2 पाई विथ डी थीटा। यहाँ पे कोई थीटा का टर्म है तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, 3/2। ये कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। डी थीटा का हो जाएगा 2 पाई, आंसर आ जाएगा सीधा यहाँ पे। डी थीटा का थीटा होगा और 2 पाई माइनस 0 वी लेफ्ट विथ 2 पाई, तो दिस विल बी हियर वी हैव 12, राइट, ठीक है। 2 से ये 4 टाइम्स में, तो ये कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है। ऐसे एग्जाम्स में तो जो क्वेश्चन देता है थोड़ा सा सिंपल होगा कि आप कैलकुलेट कर सको, और ये ठीक है, ये जो भी है, ठीक, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज हमेशा ये वाला टर्म आएगा, ऐसा टर्म हमेशा मिलेगा वहाँ, तो ऑलवेज यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं उसी टाइप के, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक कोशिश करता हूँ, सॉल्व करता हूँ मैं, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करोगे। तो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द बैंड कट फ्रॉम पैराबोलाइड। हियर वी हैव पैराबोलाइड, सेम पैराबोलाइड जो पिछले केस में था हमारे पास, ठीक है ना। पैराबोलाइड का इक्वेशन ये होता है, बट इसको जब हम लोग जेड को एक साइड कर लेंगे तो
वही बनेगा। इम्प्लिसिट फॉर्म में मैंने बताया उसको रखना होता है फंक्शन बनाने के लिए। तो ये भी पैराबोलॉइड है, वो भी पैराबोलॉइड है, जेड को इस साइड रख के इसके इक्वल करो, देन दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, यहाँ पे जीरो है, ये जीरो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा फिर, ठीक है ना। देन आवर फंक्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज देयर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जेड प्लेन से कट करा है, जेड इज इक्वल टू 2 से जेड इज इक्वल टू 6, जेड इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 6 से कट करा है। पिछले क्वेश्चन में चल के देखते हैं, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है ये। मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये 6 है लेट, और ये तो जीरो था, तो जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू 4 में पहले कटा हुआ, तो मान लो ये 6 है, तो ऊपर से भी कटा और नीचे बीच में यहाँ पे एक प्लेन आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 2 पे, तो इस प्लेन से भी कटेगा, तो यहाँ से भी कटेगा। तो ये जो पोर्शन बच रहा है ना यहाँ तक का, ये ऊपर का फ्रस्टम शेप का जो आएगा, तो फ्रस्टम नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट कोन, तो पैराबोलिक फ्रस्टम बोलना चाहो तो बोल सकते हो। तो इसका ये सरफेस एरिया हमें निकालना है, ठीक ना। वो पूरा का पूरा राउंड होगा चारों तरफ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना यहाँ पे ध्यान देना है, ये रीज़न क्या दे रखा है पहले उसको देखते हैं हम लोग। तो बस इससे कट कर रहा है, करेगा कोई नहीं। एक और चीज़, यहाँ जीरो से कट कर रहा था, तो इसका प्रोजेक्शन ऊपर से अगर लाइट डालो इसका, तो इस पूरे का प्रोजेक्शन जो आएगा वो यहाँ पे सर्कल आया था। तो दिस रीज़न इज इंपॉर्टेंट, डोमेन में जो रीज़न है ना वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिमिट तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो यह नीचे तक सटा हुआ था, यहाँ पे टच कर रहा था, तो पूरा का पूरा रीजन आ गया नीचे का, मतलब एकदम कंप्लीट सर्कुलर रीजन आया। बट इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ तक ही कट कर रहा है, दिस इज समथिंग जेड इज इक्वल टू 2 और ये जेड इज इक्वल टू 6 है, तो इस बीच का है। तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, मतलब पिछले वाले में तो डिस्क बना था पूरा का पूरा, इस बार जो डोमेन होगा हमारा ये होगा, ठीक है ना। हमारा डोमेन ये होगा, प्लेट तो है बट बीच में से कट कर गया है, तो सिर्फ ये वाला रीजन हमारा डोमेन है एक्स वाई प्लेन में। तो एक तो ये रेडियस इसका ए से बी तक जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना, दो सर्कल्स हैं यहाँ पे, एक करस्पॉन्डिंग टू जेड इज इक्वल टू 2 और वन इज करस्पॉन्डिंग टू जेड इज इक्वल टू 6 वाला प्लेन जो कट करा तो उसका शैडो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एरिया निकालना है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू पिछले वाले में 0 से 2 तक गया था, याद आ रहा अभी क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा। कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया ये टर्म जब तक जिंदा है तब तक उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पहले आर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, आर डी आर का टर्म आया जैसे सब्स्टिट्यूट करा था। 0 से आर तक पिछले वाले 0 से 2 तक था, इस बार 0 से 2 तक नहीं रहेगा, एक बार इनर रेडियाई या आउटर रेडियाई है, पहले यहाँ से यहाँ तक था, इस पर यहाँ से यहाँ तक रहेगा, सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन होगा। तो इस बार इसका लिमिट बनेगा कुछ ए से बी तक आर का वैल्यू, और थीटा अगेन कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 से 2 पाई तक। तो ये लिमिट वाला फंडा समझ में आ गया, इसका प्रोजेक्शन समझ में आ गया, कैसे डोमेन प्लेन में जो डोमेन वाला रीजन है वो चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, होगा कितना बेसिकली ये तो हमें निकालना पड़ेगा, देखता हूँ उसको अभी मैं। जेड इज इक्वल टू 2 है और जेड इज इक्वल टू 6, तो जेड का वैल्यू यहाँ पे दो डिफरेंट वैल्यू हम लोग, मिनट, सॉरी। तो देखते हैं इसको हम लोग, जेड के अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग इसमें, तो बनेगा क्या, करस्पॉन्डिंग टू 2 वी हैव सर्कल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होगा, और एक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर होगा। तो ए और बी तो मिल गया, तो आर का जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 से स्क्वायर रूट ऑफ 6 तक जाएगा, तो इसका लिमिट मिल गया हमें। थीटा का लिमिट हमें पता है, थीटा का लिमिट 2 पाई तक जाएगा क्योंकि पूरा क्लोज्ड है ना सरफेस है, 0 से 2 पाई तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसी की आवश्यकता थी, और बाकी आपको पैराबोलॉइड ये फंक्शन हमारा है, करना क्या है हमें, ग्रेडियंट वही फंडा आएगा फिर से। तो इसका जब लेंगे हम लोग ग्रेडियंट, तो इंटीग्रेट करने टाइम तो ये बचेगा हमारे पास, फिर से वही सेम टर्म आएगा डिट्टो प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स डी वाई होगा, डी एक्स डी वाई विल बी देयर, और यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन वाई का इंटीग्रेशन, तो हमें कन्वर्ट करना है किसमें पता है आपको, आर थीटा में। आर का वैल्यू यहाँ पे √2 से √6 तक, हियर वी हैव 0 to 2 पाई, एंड दिस विल बी 4r² प्लस 1 r d थीटा, ओके। इतने का क्या आया था रिजल्ट, अभी वो भी याद होगा। इतने का रिजल्ट जो आया था
4r² प्लस 1⁻³ एंड इधर आ गया था 1/12 बार आ गया था, ठीक है, 1/12। और यहाँ मैं पुट करना था क्या, √2 से √6 तक पुट करना था, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगेन डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करना था। तो डी थीटा के साथ ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही आएगा, तो डी थीटा के साथ इंटीग्रेट करने पे 2π बचेगा। तो इस रिजल्ट में 2π से मल्टीप्लाई कर दो एंड you'll गेट द आंसर। अगर समझ में आ रहा हो ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से फिर से बना लो, अब पिछले एग्जाम्पल समझ गए तो ठीक है। तो इसको 12 लिखेंगे, यहाँ पे √6, तो दिस विल बी 24 on 25, 25 to the power 3/2 and minus √2 2 to 4, sorry 2 4 to the 8 plus 1 9 to the power 3/2 ये आएगा। और डी थीटा का 2π मैंने यहाँ डाल दिया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कर भी सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी एक दे रखा है, यहाँ पे सरफेस, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा अगेन, ठीक है ना। हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये सिलिंड्रिकल वाल है, नो मैटर, डायग्राम अगर समझ में आ रहा तो ठीक है। ये सिलिंड्रिकल वाल है, कट फ्रॉम द प्लेन, ये कोई प्लेन है, बाय द सिलेंडर उस वाल्स आर, तो यहाँ पे एक्स और वाई का लिमिट दे दिया, सिंपली समझो तो, ठीक है, एक्स और वाई का यहाँ पे लिमिट दे दिया, एक तरह से समझेंगे इसको तो। और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, दिस इज और एफ, ठीक है ना। 5 को भी इधर लाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ला सकते हैं। तो 5 को भी इधर ला के और उसको f बना लेंगे, f इज इक्वल टू 0 एंड देन फिर ग्रेडियंट ऑफ f चाहिए हमें, तो ग्रेडियंट ऑफ f निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको पूरे को डिफ्रेंशिएट करेंगे। और 5 इधर भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है, कहीं भी रहे डिफ्रेंशिएट होने पर जीरो ही हो जाता है वो। तो यहाँ पे i आएगा 2j प्लस 2k, ये ग्रेडियंट आया, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, इट्स मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस वेरिएबल तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पे z है तो 4 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू तो ऐसे ही कांस्टेंट आ रहा है, 448,193 आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेडियंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें किसके साथ, k के साथ, तो k के साथ लेने पे 2 बचेगा। तो जो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, ऊपर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट विद k dx dy के लिमिट का काम बाद में करते हैं। ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा दिस इज 2 एंड dx dy एज इट इज। अब यहाँ पे जो भी काम है लिमिट ढूंढने का काम है, ठीक है ना, x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा एंड y का कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, बाय द सिलेंडर उस वाल्स आर, एक तो ये पैराबोलिक वाल दिखाई पड़ रहा है एंड दोनों पैराबोला ही है, ठीक है। एक जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ करके हम देख सकते हैं, जैसे ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, y का वैल्यू 0 डाल दो एक में, तो यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका डायग्राम ही बना लेते हैं, चलो। डोमेन में देखना है हमें, तो प्लेन पहले ड्रॉ कर लो, डोमेन प्लेन, ये x हो जाएगा, दिस इज y, x इज इक्वल टू y², मतलब इधर जाएगा, ये हमारा डोमेन प्लेन है, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया, ये ऊपर एक प्लेन है ऊपर, तो ये x और y, ये इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, x इज इक्वल टू 2 - y², ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो जरा, माइनस जो है ना, -y, पहले तो 2 को हटा दो, सिर्फ -y² रहे, तो इसका ग्राफ पीछे की ओर बन जाएगा, ठीक है। -y² है तो ग्राफ इसका पीछे की ओर बन जाएगा, और उसमें 2 ऐड कर दिया, तो 2 ऐड कर दिया मतलब ये x एक्सिस की ओर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब जो रीजन होगा ये भाई साहब 2 आगे शिफ्ट कर जाएंगे, मतलब यहाँ पे कट करेंगे तो ऐसा कुछ रीजन आएगा, तो ये रीजन है हमारा। तो ये तो 2 हो गया, तो x का लिमिट अगर देखो तो 0 से 2 तक ले सकते हो, और y का लिमिट उसके कॉरस्पॉन्डिंग उल्टा करके ले सकते हैं। या फिर ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट अगर हमें पता हो तो y का लिमिट कांस्टेंट में ले लेंगे और x का लिमिट जैसे दे रखा है वैसे ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये दोनों को इक्वल कर देते हैं, x इक्वल हो जाएगा। जैसे करना क्या ना, y का लिमिट चाहिए ना हमें और x का लिमिट चाहिए, तो किसी एक को कांस्टेंट के टर्म में लेना होता है और दूसरे को वेरिएबल के टर्म में लेना होता है, मैंने बताया था। तो मान लिया कि हम लोग x के साथ पहले इंटीग्रेट करेंगे, 3/2 था dx dy, तो x का लिमिट यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, y² से जा रहा है ये, y² से 2 - y² तक जा रहा है, तो x का तो लिमिट हो गया यहाँ पे।
वाई के लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा ये, ठीक है ना। वाई कहाँ से कहाँ तक है, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये नीचे से ऊपर जाएंगे y1 से y2 तक। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये निकालना पड़ेगा हमें। जो इंटरसेक्शन पॉइंट तो दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है ना। ये ब्लू वाले का इक्वेशन क्या था, 2 माइनस वाई स्क्वायर, और येलो वाले का इक्वेशन तो वाई स्क्वायर, दोनों इक्वल हो जाएगा। 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो दिस इज +1 -1, तो -1 से +1 तक इंटीग्रेट करेंगे और आगे का काम आप कर सकते हो। सिंपल इंटीग्रेशन है, dx को पहले इंटीग्रेट करा, इस चीज़ को उसमें पुट कर देंगे, ठीक है, कर देता हूँ मैं। तो dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x की जगह इसको और माइनस करेंगे ये, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर वी विल गेट, और लेफ्ट विथ 2y स्क्वायर, ये आएगा। साथ में आएगा dy, और इसमें लिमिट लेना होगा -1 से 1 तक, ठीक है। तो इस पूरे को अगर इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो 2y आएगा और -2y³ 3, हियर वी हैव 2y माइनस 2y³ 3, और यहाँ पर लिमिट लेना है -1 से 1 तक। 1 पुट करते हैं तो 2/3 आएगा, और -1 पुट करेंगे तो ये तो -2 पहले से ही होगा और एक और माइनस चिपकेगा उसमें, तो +2 हो जाएगा। यहाँ भी -1 पुट करेंगे तो ना सॉरी, ये तो माइनस पहले से ही था, माइनस पुट करेंगे तो प्लस होगा और एक और माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा 2/3, तो 2 कैंसिल हो गया, -4/3। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे आप, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो ये समझ में आ रहा है, आप कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा काम है। तो ऐसे ही आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रेडियंट वाला तो काम खत्म हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट है वो लिमिट लेने का काम है। तो लिमिट के लिए आपको सबसे पहले ही जो भी कर्व दे रखा है ना, आपको एक बार डोमेन प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, y एंड x ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर विजुलाइज डायरेक्ट नहीं कर, मैंने पीछे वाला विजुलाइज नहीं कर पा रहा था तो मैंने ड्रॉ करा, अगर कर पाओगे आप डायरेक्ट तो नो मैटर, ठीक है। तो ऐसे आप इनको सॉल्व करने का कोशिश करोगे, शायद आगे कुछ और क्वेश्चन हैं, यहाँ भी हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके।